फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1973 की फिल्म यादों के बारात से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें, कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले यादों के बारात की कहानी से जुड़ी कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करते हैं। बेसिक कहानी बदले की कहानी थी। अपनी आंखों के सामने बच्चे ने अपने पेरेंट्स को मरते देखा था, पर मारने वाले का चेहरा नहीं देख पाया। फिर बड़ा होकर वो बच्चा अपने पेरेंट्स के कातिल की तलाश में रहता है, उससे बदला लेने के लिए। यही कहानी 1973 में ही रिलीज हुई फिल्म जंजीर की थी। जंजीर में बच्चे ने कातिल की एक जंजीर देखी थी। यादों की बारात में कहानी में बहुत आगे जाके हीरो को पता चलता है कि कातिल अलग अलग नंबर के जूते पहनता है। जूतों से ही हीरो को कातिल की पहचान होती है। दोनों ही फिल्मों के लेखक सलीम खान और जावेद अख्तर थे। फर्क सिर्फ इतना था कि यादों के बारात में 3 बच्चे थे, जंजीर में एक ही बच्चा था। मेन विलेन का किरदार दोनों फिल्मों में एक ही एक्टर ने निभाया था, अजीत ने। सलीम जावेद के बारे में लिखी दीप्ता कीर्ति चौधरी की बुक के अनुसार यादों के बारात की रिलीज के बहुत बाद एक बार नासिर हुसैन ने कहा था कि मुझे बहुत बाद में पता चला कि सलीम जावेद ने मुझे और प्रकाश मेहरा को एक ही कहानी का प्लॉट पेश किया है। फिर भी दोनों फिल्में बहुत अलग थीं, इसलिए दोनों एक ही साल में बहुत कामयाब हुईं। IMDb पर मौजूद इंफॉर्मेशन के अनुसार जब बहुत बाद में नासिर हुसैन से पूछा गया था कि क्यों सलीम जावेद ने जंजीर और यादों की बारात एक ही बेसिक स्टोरी को डेवलप करके लिखी, तो नासिर हुसैन ने कहा था कि मैंने क्रेडिट सलीम जावेद को दिया है, पर असल में कहानी का आइडिया मेरा ही था। मैंने एक इटालियन वेस्टर्न फिल्म देखी थी, डेथ राइड्स ए हॉर्स। उसमें एक बच्चा अपने माँ बाप की मौत देखता है। मैंने अपनी कहानी में 3 बच्चे कर दिए। एक मेन हीरो जो बदला लेना चाहता है, दूसरा रोमांटिक हीरो, तीसरा जो म्यूजिकल है, जो गाने गाता है। इसी इटालियन फिल्म का प्लॉट सलीम जावेद ने जंजीर की कहानी लिखने में कब इस्तेमाल किया, मेरी समझ से बाहर है। आगे बात करने से पहले 1967 की इटालियन वेस्टर्न फिल्म डेथ राइड्स ए हॉर्स की कुछ झलक देख लेते हैं। सलीम जावेद का कहना था कि ये ठीक है कि जंजीर और यादों के बारात में बदले का एंगल सेम था, पर दोनों फिल्में बिल्कुल अलग थीं। दोनों फिल्मों में अजीत मेन विलेन होने के कारण दोनों फिल्में सेम लगती हैं। हमने नासिर साहब से कहा था कि अजीत का रोल किसी और को देना चाहिए। नासिर साहब ने कहा कोई और कलाकार ये रोल करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अजीत को ही मेन विलेन बनाया गया। जंजीर और यादों के बारात में हीरो सीरियस रहता है, पर्दे पर कोई गाना नहीं गाता। जंजीर के बारे में एक अलग से एपिसोड बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अब यादों की बारात की कहानी को, स्क्रीन प्ले को और डिटेल में जान लेते हैं। यादों के बारात में बाकी कई चीजें 1965 की ब्लॉकबस्टर वक्त से इंस्पायर्ड थीं। यश चोपड़ा निर्देशित वक्त का स्पेशल एपिसोड भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। वक्त में कहानी के शुरू में एक परिवार बिछड़ जाता है। परिवार में एक बाप, एक माँ और 3 बेटे हैं। यादों के बारात में भी ऐसा ही होता है। दोनों फिल्मों में परिवार के बिछड़ने का कारण अलग अलग है। यादों के बारात में माँ बाप मारे जाते हैं। सिर्फ 3 भाई हैं जो कहानी के अंत में मिलते हैं। कहानी के बीच वे एक दूसरे से मिलते रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम भाई हैं। ऐसा ही वक्त में भी होता है। वक्त में पूरा परिवार कहानी के अंत में मिलता है। वक्त में माँ बाप भी जिंदा हैं। वक्त फिल्म में बीच का हिस्सा एक रोमांटिक फिल्म की तरह चलता है, जिसमें राजकुमार, सुनील दत्त और साधना की लव ट्रायंगल है। शशि कपूर और शर्मिला टैगोर की प्रेम कहानी भी चलती है। यादों के बारात में भी बीच के हिस्से में विजय अरोड़ा और जीनत अमान की प्रेम कहानी चलती है। वक्त में बड़ा भाई राजकुमार एक चोर है। यादों के बारात में बड़ा भाई धर्मेंद्र भी एक चोर है। वक्त में मदनपुरी को जैसा गेटअप दिया गया
वैसा ही यादों के बारात में शेट्टी को दिया गया था। नॉर्मली शेट्टी विग नहीं पहनते थे, लेकिन इस फिल्म में पहना था। वक्त में जब मदनपुरी चाकू निकालता है तो राजकुमार का डायलॉग है, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। आप सब जानते हैं ये डायलॉग कितना पॉपुलर है। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। यादों के बारात में जब शेट्टी चाकू निकालता है तो धर्मेंद्र का डायलॉग है, कल सुबह जब तुम्हारा बॉस नाश्ते के लिए बैठे तो इस चाकू से उसके टोस्ट पर मक्खन लगाना। वक्त में राजकुमार को रानी साहिबा का हीरे का हार चुराना है। यादों के बारात में धर्मेंद्र एक फंक्शन में रानी साहिबा का हार चुराते हैं। मजे की बात यह है कि पहले वक्त में राजकुमार के किरदार के लिए यश चोपड़ा धर्मेंद्र को कास्ट करने वाले थे, लेकिन धर्मेंद्र ने इनकार कर दिया था, ये कहकर कि वो बड़े भाई का रोल करेंगे तो इसी इमेज में बंध जाएंगे। यादों के बारात में धर्मेंद्र ने बड़े भाई का किरदार निभाया, लेकिन तब तक वो बहुत बड़े एस्टेब्लिश्ड स्टार बन चुके थे और उनके छोटे भाई का किरदार निभाने वाले एक्टर्स ज्यादा पॉपुलर एक्टर नहीं थे। यादों के बारात के ये पहलू थे जो वक्त से मिलते जुलते थे। कहा जाता है कि जब धर्मेंद्र को नासिर हुसैन ने अपनी फिल्म के लिए साइन किया था, तब नासिर हुसैन के पास कोई कहानी तैयार नहीं थी, पर धर्मेंद्र की कुछ डेट्स बुक कर ली थीं। उन्हीं दिनों धर्मेंद्र प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर में काम करने वाले थे। नासिर हुसैन से मुलाकात में धर्मेंद्र ने बताया कि मैं प्रकाश मेहरा की एक फिल्म में काम करने जा रहा हूं, जिसकी कहानी इस तरह की है। ये आप सब जानते ही हैं कि जंजीर की कहानी सबसे पहले सलीम खान ने धर्मेंद्र को बेची थी। ऐसा माना जाता है कि धर्मेंद्र से कहानी सुन के नासिर हुसैन ने सलीम जावेद से मुलाकात की और अपनी फिल्म यादों के बारात लिखने के लिए कहा। जंजीर धर्मेंद्र क्यों नहीं कर पाए, वो पूरी कहानी जानने के लिए आप ये एपिसोड देख सकते हैं। जो भी हुआ, धर्मेंद्र यादों के बारात में मेन लीड हीरो फाइनल हो गए। धर्मेंद्र से छोटे भाई के रोल में नासिर हुसैन अमिताभ बच्चन को साइन करना चाहते थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि अमिताभ एक प्रॉप एक्टर है, इसको कास्ट करने से फिल्म पर बुरा असर पड़ेगा। एक समय पर रणधीर कपूर को धर्मेंद्र के छोटे भाई के रोल में साइन किया जा रहा था, पर बात आगे नहीं बढ़ी। फिर उस रोल में विजय अरोड़ा को कास्ट किया गया। विजय अरोड़ा FTII से ग्रेजुएट थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। 1972 में BR इशारा की फिल्म जरूरत से विजय अरोड़ा ने अपना करियर शुरू किया था। रीना रॉय की भी रिलीज होने वाली यही पहली फिल्म थी। ऐसा माना जाता है कि जब यादों के बारात के लिए कलाकार फाइनल करने थे, उन दिनों विजय अरोड़ा आशा पारेख के साथ राखी और हथकड़ी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। राखी और हथकड़ी 1972 में रिलीज हुई थी। आशा पारेख और नासिर हुसैन की दोस्ती के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि आशा पारेख ने ही नासिर हुसैन को विजय अरोड़ा का नाम सजेस्ट किया था। खैर, विजय अरोड़ा को दूसरे भाई के रोल में चुन लिया गया। विजय अरोड़ा के साथ पेयर बनाने के लिए कोई यंग लड़की चाहिए थी। आशा पारेख उस एज ग्रुप को क्रॉस कर चुकी थी। हालांकि राखी और हथकड़ी में वो विजय अरोड़ा के साथ थीं, पर यादों के बारात में जैसा रोल नासिर हुसैन ने प्लान किया था वो आशा पारेख को सूट नहीं करता था। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में हरे रामा हरे कृष्णा की वजह से पॉपुलर हुई लेटेस्ट स्टार जीनत अमान को कास्ट कर लिया गया। नासिर हुसैन की बहन के बेटे तारिक खान ने बताया था कि मामा जी के कहने पर पहले मैं कारवां फिल्म बनते समय प्रोडक्शन में असिस्ट करने लगा था। फिर एक बार नासिर साहब ने मुझे एक प्राइवेट पार्टी में डांस करते हुए देखा था। उन्होंने मुझे यादों के बारात में एक इम्पोर्टेंट रोल दे दिया। तारिक के बचपन का रोल आमिर खान ने निभाया था। नीतू सिंह तब ठीक से एस्टेब्लिश नहीं हुई थी। नासिर हुसैन ने नीतू सिंह को तारिक खान के साथ पेयर बनाकर पेश कर दिया। गाने में एक डांसर के तौर पर काम दे दिया। लेकर हम दीवाना दिल गाने की बेमिसाल पॉपुलैरिटी ने नीतू सिंह को बहुत फायदा पहुंचाया। वो सबकी नजरों में आ गईं, उन्हें बहुत काम और बेहतर काम मिलने लगा। फिल्म में धर्मेंद्र के साथ कोई हीरोइन पेयर नहीं की गई थी। पहले नासिर हुसैन चाहते थे कि आशा पारेख सत्यन कप्पू की बेटी का रोल निभाएं। फिल्म के आखिर तक धर्मेंद्र और आशा पारेख को एक जोड़ी की तरह पेश करना था,
पर आशा पारेख को वो रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा। आशा पारेख ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। 1959 की फिल्म दिल दे के देखो से लेकर अब तक नासिर हुसैन ने जितनी फिल्में बनाई थीं, उन सब में आशा पारेख ही हीरोइन थीं। दिल दे के देखो से लेकर अब तक नासिर हुसैन की यादों की बारात पहली फिल्म थी जिसमें आशा पारेख नहीं थीं। यादों की बारात में सत्यन कप्पू की बेटे का रोल न्यू कमर अनामिका ने निभाया था। अनामिका ने कुछ और फिल्मों में भी काम किया है, उनके बारे में ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। फिल्म के लास्ट शॉट में जब सब लोग ट्रेन की पटड़ी पर मिलते हैं, वहां अनामिका को भी धर्मेंद्र के पास दिखाया गया है, पर ठीक से इस बात को इस्टेब्लिश नहीं किया कि उनकी जोड़ी बनाई गई है। बच्चों के बाप का रोल नासिर खान ने निभाया था। नासिर खान की पत्नी का रोल आशू ने निभाया था। आशू ने और भी कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स निभाए हैं। कहानी में जो छोटे बेटे को बचाकर ले जाती हैं, पाल पोस कर बड़ा करती हैं, उस रोजी का किरदार संजना ने निभाया। धर्मेंद्र के दोस्त उस्मान का रोल रविंदर कपूर ने निभाया था। फिल्म के क्रेडिट्स में नीतू सिंह और जलाल आगा के फ्रेंडली अपीयरेंस के नीचे चारों चाइल्ड आर्टिस्ट से नाम थे: राजेश, शैलेश, रवि और आमिर। मेन विलन शाकाल का रोल अजीत ने निभाया। यादों के बारात के पब्लिसिटी इंचार्ज थे जीपी शाकाल। उन्हीं के नाम पर फिल्म के मेन विलन का नाम रखा गया। बाद में सलीम जावेद ने शान में भी ये नाम इस्तेमाल किया। फिल्म के शुरू में शाकाल के दो खास साथी बने थे, श्याम कुमार और सत्येंद्र कपूर, जिन्हें सत्यन कप्पू नाम से जाना जाता है। सत्यन कप्पू के किरदार का नाम था जैक। इम्तियाज खान रुपेश बने, अजीत के बेटे। एमबी शेट्टी मार्टिन बने, मुराद सेठ देवीदयाल बने, शिवराज देवीदयाल के मैनेजर। फिल्म में और भी कई कलाकार थे। फिल्म के फाइनल क्रेडिट्स थे: स्टोरी स्क्रीन प्ले सलीम जावेद, डायलॉग्स नासिर हुसैन, गीतकार मधरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर.डी. बर्मन, निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन। कुंवर विजय कुमार। Shoot! Now shoot. Hold on there. तुम जिंदा हो शकाल। तो जाओ, गला घोट दो मेरे अभागे बाप का। कल सुबह ठीक 6 बजे मेरे फोन का इंतजार करो। जैक जिस टेलीफोन बूथ से बात कर रहा था वो रेलवे लाइन के करीब था। दिल के द्वारे तुम? मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आया। जल्दी चलो प्लीज। मैं अकेली आई हूँ। Get up. तेरी मौत तो आ रही है, वो देख। यादों के बारात की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी जब जंजीर रिलीज हुई। जंजीर हिट हो गई तो डिस्ट्रीब्यूटर्स नासिर हुसैन से कहने लगे कि अमिताभ को धर्मेंद्र के छोटे भाई के रोल में कास्ट करो। नासिर हुसैन इस बात से बहुत अपसेट हुए। उन्होंने कहा, जब मैं अमिताभ को कास्ट कर रहा था तब आप लोगों ने ही मना किया था। नासिर हुसैन ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, मेरी फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यादों के बारात का स्क्रीन प्ले बहुत इंटरेस्टिंग था। फिल्म का फ्लो ऐसा था कि ऑडियंस बार बार धर्मेंद्र के पर्दे पर आने का इंतजार करती है, क्योंकि मेन कहानी धर्मेंद्र के साथ ही चलती है। विजय अरोड़ा और तारिक जैसे लेसर नोन एक्टर्स के पोर्शन को 4 चांद लगाए फिल्म के गानों ने। विजय अरोड़ा और जीनत अमान की प्रेम कहानी बदले की कहानी में एक रिलैक्स पीरियड की तरह काम करती है। बेहद शानदार गाने फिल्म को इंगेजिंग बना के रखते हैं, पर जब भी धर्मेंद्र स्क्रीन पर आते हैं
फिल्म पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। धर्मेंद्र के सीन्स, उनका एटीट्यूड, उनकी एक्टिंग, उनके चेंज ऑफ एक्सप्रेशंस और उनके पोर्शन को इम्पैक्टफुल बनाता शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कमाल था। देखते हैं धर्मेंद्र के सीन्स की कुछ झलकियां। माफ कीजिएगा, मेरा हाथ मार्टिन, छोड़ दे लड़की को। यहाँ सौदा करने वालों के सर काट दिए जाते हैं। इन कांधों पर वही सर है जिसने कटना सीखा है, झुकना नहीं। आपका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, चोरों में भी एक ईमानदारी होती है। मेरा काम था सुनीता को आपके क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। बहुत लोगों ने लिखा कि धर्मेंद्र के अपने बाल बहुत अच्छे थे, फिर उन्हें विग क्यों पहनाया गया। उनके किरदार को ज्यादा सीरियस दिखाने के लिए और लगातार बदले की आग में जलता परेशान आदमी दिखाने के लिए ऐसा लुक दिया गया। बाकी सब कलाकार भी अपनी अपनी जगह परफेक्ट थे। अजीत साहब की पर्सनैलिटी ही आधा काम कर देती थी, बाकी उनके बोलने का अंदाज, उनका गेटअप। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ। शाखाल जब बाजी खेलता है तो जितने पत्ते उसके हाथ में होते हैं उतने ही उसकी आस्तीन में। तुम्हारी चिट्ठी तुम्हारे भाइयों के नाम। अब तुम्हारे भाइयों की जिंदगी मेरे हाथ है। इम्तियाज का काम बहुत अच्छा था। सत्यन कप्पू का काम भी बहुत अच्छा था, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। इतने सारे कैरेक्टर्स की एक रिवेंज स्टोरी में सिर्फ एक ही हीरोइन होने के नाते जीनत अमान ने अपने खास मॉडर्न अंदाज में अपनी प्रेजेंस बहुत खूबसूरती से बनाए रखी। ओवरऑल हर कलाकार का काम बहुत अच्छा था। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं कि फिल्म का बहुत स्ट्रॉन्ग पहलू था इसका म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात तो हो चुकी। फिल्म के सुपरहिट एवरग्रीन गानों ने फिल्म की रिपीट वैल्यू में बहुत इजाफा किया। ये गाने तब से लेकर आज तक उतने ही पॉपुलर हैं। फिल्म का टाइटल सॉन्ग फिल्म में 3 बार चलता है। पहला पोर्शन लता मंगेशकर ने गाया था। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। उनके साथ जो बच्चों की आवाज थी वो आवाज पद्मिनी कोल्हापुरे और उनकी बहन शिवांगी कोल्हापुरे की थी। सपनों की शहनाई बीते दिलों को पुकारे। इस गाने का एक छोटा सा पोर्शन फिल्म के बीच में एक बार चलता है किशोर कुमार की आवाज में। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। टाइटल सॉन्ग आखिरी बार फिल्म के आखिरी हिस्से में चलता है। वहां मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाज है। किशोर दा की आवाज तारिक के लिए, रफी साहब की आवाज विजय अरोड़ा के लिए। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। हम किसी से कम नहीं से पहले नासिर हुसैन यादव के बारात में सॉन्ग मेडली बनवा चुके थे, यानी एक साथ एक से ज्यादा गाने। इस गाने में किशोर कुमार, आशा भोसले और आर.डी. बर्मन की आवाज थी। पहला पोर्शन था आपके कमरे में कोई रहता है। आपके कमरे में कोई रहता है। यहाँ जीनियस एस.डी. बर्मन और उनके जीनियस बेटे आर.डी. बर्मन की क्रिएटिविटी की बात जरूरी है। रविंद्र संगीत के यानी रविंद्रनाथ टैगोर के संगीत के एक हिस्से से इंस्पायर होकर बर्मन दा ने 1959 की फिल्म सुजाता का टाइटल म्यूजिक तैयार किया था। पंचम दा ने अपने पिता के बनाए इसी म्यूजिक को एक अलग ही रंग दे दिया। उस धुन को एक क्लब के गाने में इस्तेमाल करके क्लब के गाने की सुंदरता और मेलोडी बढ़ा दी। आपके कमरे में कोई रहता है। हम नहीं कहते जमाना कहता है। आपके कमरे में कोई रहता है के बाद गाने का अगला पोर्शन आता है दिल मिल गए। दिल मिल गए
मिले तो हम खिल गए, कि दिल दिल मिले जहां में कबू कबू। ये पोर्शन गाने के माहौल को एक स्टेप ऊपर ले जाता है। गाने के आखिर में हरे रामा हरे कृष्णा के गाने का पोर्शन नए ज्यादा एक्टिव रिदम के साथ ऐड करके गाने को हाई एनर्जी देकर कंप्लीट किया गया। फिल्म का ऑल टाइम सुपरहिट सॉन्ग है चुरा लिया है तुमने जो दिल को, आशा जी और रफी साहब की आवाज। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। नासिर हुसैन जीनत अमान को इस गाने में सलवार कमीज देना चाहते थे, पर जीनत ने नासिर साहब से कहा कि अगर मैं अपने हिसाब से गाने में कॉस्ट्यूम इस्तेमाल करूं तो कैसा रहेगा। नासिर साहब ने जीनत अमान को परमिशन दे दी। गाने में भी और फिल्म में भी जीनत अमान ने अपने हिसाब से ही कॉस्ट्यूम्स इस्तेमाल किए। इस तरह उनका लुक बहुत यंग और रिफ्रेशिंग लगा। एक्टर विजय अरोड़ा आज भी इस गाने से पहचाने जाते हैं। रफी साहब की आवाज में गाया ऐसा एवरग्रीन गाना उन्हें पर्दे पर गाने का मौका मिला। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को। गाने के मुखड़े की धुन इंग्लिश गाने से इंस्पायर्ड थी। फोक एंड पॉप वोकलिस्ट बुरजौरा का 1969 में आया गाना था इफ इट्स ट्यूसडे दिस मस्ट बी बेल्जियम। कहीं पर यह इंफॉर्मेशन है कि यह गाना 1967 में रिलीज हुआ था। If it's Tuesday, this must be Belgium. चुरा लिया है तुमने जो दिल को। If it's Wednesday, this must be Rome. नजर नहीं चुराना सनम। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये गाना 10 से ज्यादा बार देसी और विदेशी गानों में इस्तेमाल किया गया। साथ ही यादों के बारात के गाने, आपके कमरे में कोई रहता है और लेकर हम दीवाना दिल को इंटरनेशनल म्यूजिक एल्बम्स में इस्तेमाल किया गया। ये सारी लिस्ट आपको यादों के बारात के IMDb पेज पर मिल जाएगी। यादों के बारात के अगले गाने की बात करते हैं। किशोरदा और आशा जी का गाया बहुत अच्छा गाना था ओ मेरी सोनी। मेरी सोनी मेरी तमन्ना I love you। आज भी यह गाना मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स में शामिल है। तुमने अगर दिल से मुझे चाहा। आशा भोसले किशोर कुमार का गाया एक और सदाबहार गाना था लेकर हम दीवाना दिल। गाना फिल्म में जिस जगह प्लेस किया गया है वहां इस गाने का इम्पैक्ट और भी ज्यादा है। गाने में धर्मेंद्र को नटराज की मूर्ति चोरी करनी है। सिचुएशन जितनी थ्रिलिंग है उतना ही थ्रिलिंग ये गाना है। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। R.D. बर्मन जिस तरह का म्यूजिकल अरेंजमेंट जो ऑर्केस्ट्रा इस्तेमाल करते थे वो किसी कंपैरिजन से बाहर है। नासिर हुसैन की तरफ से ये पहली एक्शन फिल्म थी, फिर भी उन्होंने इस फिल्म में अपना खास अंदाज मेंटेन रखा रोमांस और गानों का। यादों के बारात की रिलीज डेट 2 नवंबर 1973 बताई जाती है। फिल्म ऑडियंस को इतनी पसंद आई कि कई लोगों ने फिल्म को बहुत कम दिनों में एक से ज्यादा बार देखा। ये फिल्म आज भी ऑडियंस को एंगेज रखने लायक एंटरटेनिंग है। इंटरनेट पर फिल्म की रैंकिंग ज्यादा जगह गलत ही बताई जाती है। 1973 की टॉप 10 फिल्मों का एपिसोड इस चैनल पर बना हुआ है। उसमें बताई गई रैंकिंग और कलेक्शन फिल्म ट्रेड जर्नल्स के हिसाब से है। यादों के बारात 4 करोड़ 15 लाख की कलेक्शन के साथ 1973 की दूसरी सबसे बड़ी हिट थी। पहले नंबर पर थी बॉबी। 1973 धर्मेंद्र के करियर का बेस्ट साल था। इस बात को डिटेल में जानने के लिए आप 1973 की टॉप फिल्मों के एपिसोड्स इस चैनल पर देख सकते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा के बाद जीनत अमान की ये बड़ी हिट थी। इंडिया के बाहर भी ये फिल्म बहुत कामयाब हुई। चाइना और रोमानिया में फिल्म खास तौर पर पसंद की गई। रोमानिया में इस फिल्म के गाने आज भी सुने जाते हैं, आज भी पॉपुलर हैं। 1975 में इसकी तेलुगु रीमेक बनी आनंदामुल्ला अनुबंधम। म्यूजिक डायरेक्टर चक्रवर्ती ने यादों के बारात के कुछ गानों की धुन भी इस्तेमाल की। गुलाबी पुव्वै नव्वाली वयसु गानवलपे निंदाली। ఆనాటి హృదయాల ఆనంద గీతం ఇదేలే। 1975 में ही यादों के बारात की तमिल रीमेक बनी नाले नामधे।
1983 में इसकी मलयालम रीमेक बनी हिमाम। മാനം വാഴും പൂന്തിങ്കളേ പിരിയില്ലനാ. ओवरऑल यादों की बारात 1970 के दशक की मोस्ट पॉपुलर फिल्मों में शामिल है। धर्मेंद्र के करियर की और नासिर हुसैन के करियर की भी बहुत खास फिल्मों में शामिल है। यादों की बारात से जुड़ी कोई और बात आप लोग शेयर करना चाहते हो तो कमेंट करके शेयर कीजिए। यादों के बारात के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।